वेलकम बैक एवरीवन। आज हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, लागत वक्रों के आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? भाई स्टिग्लर, सार्जेंट, फ्लोरेंस एंड फ्रीडमैन, इन अर्थशास्त्रियों ने इसका प्रतिपादन किया। और लागत के प्रतिष्ठित यानी कि आपके जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी वो और आपकी जो ये मॉडर्न थ्योरी है, इसमें मुख्य अंतर क्या है भाई? मेन डिफरेंस क्या है? इन अर्थशास्त्रियों ने बोला कि जो आपकी ट्रेडिशनल थ्योरी थी वहाँ पे जो आपका औसत लागत यानी कि एसी कर्व था एंड आपका मार्जिनल कर्व था, वो यू शेप को मानते थे। लेकिन यहाँ पर मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग इन लोगों ने बोला कि भाई यू शेप नहीं होता, एल शेप होता है। और कुछ लोगों ने बोला कि इन्वर्टेड जे शेप होता है। तो मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल और मॉडर्न थ्योरी में मेन डिफरेंस यही है कि ट्रेडिशनल थ्योरी में शॉर्ट रन की बात हो, लॉन्ग रन की बात हो, वहाँ पे बोला गया है कि आपका जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, वो यू शेप का होता है। लेकिन मॉडर्न थ्योरी में बोला एल शेप का होता है। और कुछ लोगों ने बोला एल शेप नहीं, इन्वर्टेड जे शेप होता है। तो इन सबको हम देखना शुरू करेंगे। फिलहाल आज हम ना मॉडर्न थ्योरी में ना शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स को देख लेते हैं। तो चलिए, अल्पकालीन लागत वक्रों का आधुनिक सिद्धांत यानी कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। आज हम शॉर्ट रन में ही कॉस्ट कर्व्स देखते हैं मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो चलिए, पहला पॉइंट है हमारा औसत स्थिर लागत यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। आपको ध्यान होगा ट्रेडिशनल थ्योरी में भी हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व का स्लोप इसी तरह से था, ऊपर से नीचे की तरफ। यानी कि जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, आउटपुट बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका जो कॉस्ट है वो कम हो रहा है। इसीलिए आपका स्लोप ऊपर से नीचे की तरफ था। ठीक है, यहाँ भी इसमें कोई चेंज नहीं है। ये आपका मॉडर्न थ्योरी में भी कर्व इसी टाइप से जाएगा। यहाँ पे ये दो कर्व क्यों देख रहे हैं और ये क्या है, इसको डायग्राम को समझ लेते हैं पहले। तो देखिए, मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग ना ये माना गया है कि कोई भी फर्म अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर रही है तो वो अपने वर्तमान के साथ साथ ना भविष्य को ध्यान में रख के डिसीजन लेती है। यानी कि जितनी उसको प्रेजेंट टाइम में नीड है, जितनी क्षमता की आवश्यकता है, उससे ज़्यादा क्षमता का वो प्लांट इस्टेब्लिश करेगी स्टार्टिंग में ही। वो ये सोच के कि मान लो उसे भविष्य में ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ गया तो क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए वो पहले से ही बड़ा प्लांट लगाएगी। और हो सकता है कि एक प्लांट के साथ वो एक और छोटा संयंत्र यानी कि एक वो बड़ा प्लांट लगाए और एक आध छोटी मशीनें भी वो अपने फर्म में रखे। तो वो स्टार्टिंग में ये डिसीजन लेती है। मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना गया है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए ये आपकी जो पहली मशीन है, ये आपका बड़ा संयंत्र है, पहला प्लांट है, ये बड़ा है, उसका कर्व आपको दिख रहा है, इस तरह से जा रहा है। और ये मान लो आपकी दूसरी एक छोटी आपकी मशीन भी है आपके पास में। अब यहाँ पर ये जो कर्व आपको जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा, देखिए, अगर आप ये सोच के डिसीजन लिए हो कि फ्यूचर में ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी उसकी कैपेसिटी है, यानी प्रेजेंट टाइमिंग में जितना नीड है उतना प्रोडक्शन होगा, तो फुल कैपेसिटी का यूज़ नहीं करेगी फर्म और अपनी जो क्षमता है वो बचा के रखी है फ्यूचर के लिए, उसको बोलते हैं रिजर्व कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये जो आपका दिख रहा है एरिया, यानी कि ओ से लेके एम तक का आपका प्रोडक्शन होगा प्रेजेंट टाइमिंग में। और जो पहला प्लांट आपको बड़ा वाला दिख रहा है, इसकी फुल कैपेसिटी क्या है कि ओ से लेके एन तक, एन आउटपुट तक ये अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है और ये इसकी फुल कैपेसिटी है। इसके बाद ये आपका स्थिर हो जाएगा। आपने एक दूसरी छोटी मशीन ले रखी है जिसको भविष्य में ज़रूरत पड़े तो आप उसका यूज़ करोगे, उसकी कैपेसिटी यहाँ पर है प्रेजेंट और आप उसको भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है यहाँ पे, ये है इनकी रिजर्व कैपेसिटी का पार्ट। ठीक है, तो बस ये रिजर्व कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और ये जो एरिया है ये आपका रिजर्व कैपेसिटी का पार्ट है। आई होप आपको क्लियर है। तो चलिए, वैसे ये कर्व में कोई चेंज नहीं है, उसी तरह से है जैसे आपका ट्रेडिशनल में था, सेम वही स्लोप यहाँ पर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है अब हमारा औसत परिवर्तनशील लागत यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का अगर आपको ध्यान हो कि हमने ट्रेडिशनल थ्योरी में शॉर्ट रन में कर्व जो था वो यू शेप का होता है, इस तरह से जाता है। यानी कि पहले तो आपकी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो कॉस्ट कम होती जाती है। एक पॉइंट पे आने के बाद आपकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। प्रोडक्शन के साथ में वेरिएबल एक्सपेंसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको ये यू शेप का नहीं दिख रहा है। इसको बोलते हैं भैया तस्तरी नुमा है, या कटोरे की शेप बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलें तो ये सॉसर शेप है आपकी। ठीक है,
ऐसी क्यों है ये? देखिए, मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि कोई भी जो फर्म है वो एक साथ अपने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाती है। कोई भी फर्म पहले से प्लानिंग करके बिजनेस स्टार्ट करती है, ठीक है। तो एक पॉइंट पे आने के बाद उसके खर्चे बढ़ना शुरू होते हैं, और जब तक उसकी रिजर्व कैपेसिटी है वो स्लोप जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, यानी कि समतल रहेगा जब तक उसकी रिजर्व कैपेसिटी उसके पास है। तो यानी कि एक पॉइंट पे स्टार्टिंग से जैसे जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हो कॉस्ट कम होती है। क्यू से लेके आर पॉइंट तक यही शो कर रहा है, क्यू से लेके आर तक, कि आपका पहले ये कर्व जो है ऊपर से नीचे आता है, फिर रिजर्व कैपेसिटी की वजह से ये समतल रहता है कुछ टाइम तक, और फिर ये आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। अब देखिए, शॉर्ट रन की बात हो रही है तो ये आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल कॉस्ट क्यों बढ़ी होगी? कोई नया प्लांट तो इस्टेब्लिश नहीं हो रहा शॉर्ट रन में, तो ये क्यों बढ़ा आपका? यानी कि आप आउटपुट तो बढ़ा रहे हो, आउटपुट बढ़ रहा है ना, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसके बाद में एक टाइम पर तो ये स्थिर था बिकॉज ऑफ आपकी रिजर्व कैपेसिटी। उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो गया। बढ़ना क्यों शुरू हो गया? देखिए, जब कोई भी आपकी जो मशीन है आपके पास शॉर्ट रन में, जो भी आपके पास अवेलेबल फैक्टर्स हैं, आप फुल कैपेसिटी तक अपना प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दियो, तो ज़्यादा मशीन काम कर रही है, ज़्यादा मशीन काम कर रही है तो एक लेवल के बाद में, और आप देखिए आपकी जो लेबर लगी हुई है, आपके वेरिएबल क्यों बढ़ेंगे? अगर आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, आउटपुट बढ़ा रहे हो, सेम अपनी जो भी आपके फैक्टर्स अवेलेबल थे उनको लेके, तो आपकी आउटपुट बढ़ रही है, लेकिन वो स्थिर होने के बाद फिर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? यहाँ पे क्यों बढ़ा? वो इसलिए बढ़ा क्योंकि अगर आपकी जो लेबर काम कर रही है, उस लेबर में आप या तो उससे ज़्यादा घंटे काम करवाओगे, ज़्यादा घंटे काम करवाओगे तो ज़्यादा पे करोगे, है कि नहीं? मशीन है, ज़्यादा यूज़ हुई है तो एक टाइमिंग तक तो वो सही चल रही है, फिर उनको रिपेयरिंग की भी तो ज़रूरत होती है। तो इन सब कारणों से आपके वेरिएबल एक्सपेंस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो आपका जो कर्व है वो इस टाइप का जाएगा। तो ये जो शेप है इसको बोलते हैं सॉसर शेप। तो आपका मॉडर्न थ्योरी में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इस टाइप का होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड है आपका अल्पकालीन औसत लागत वक्र, यानी कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। हमने फिक्स देख लिया, वेरिएबल देख लिया, एवरेज कॉस्ट कर्व। ये समझने से पहले हम पहले इन तीनों का कंबाइन कर्व देख लेते हैं, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा इजीली। औसत लागत, परिवर्तनशील लागत और सीमांत लागत वक्रों में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो पहले रिलेशन देखते हैं। तो देखिए, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व इन मॉडर्न थ्योरी। तो यहाँ पे देखिए, अभी आपने कर्व देख लिया था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, इस तरह से होता है आपका ये प्लेट नुमा, ठीक है, सॉसर शेप का। अब आपको ध्यान होगा कि जब आपने अपनी हमने शॉर्ट रन में देखे थे ट्रेडिशनल थ्योरी में, तो आपका जो एवरेज कर्व है वो उसी के जस्ट वेरिएबल के साथ साथ, अगर वेरिएबल बढ़ रहा है तो वो भी उसी स्लोप में आपका कॉस्ट कम हो रही है, ये भी बिल्कुल सेम होता था कर्व। तो आपका जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो भी इसी शेप में जाएगा, और एक पॉइंट पे आने के बाद जब आपका ये एवरेज वेरिएबल बढ़ना शुरू हो गया, ये भी बढ़ेगा। लेकिन क्या अंतर था कि ये जो गैप है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका जो गैप है यहाँ पे ज़्यादा होता है और यहाँ पे कम होता चला जाता है, तो सेम वही आपको फॉलो करना है। तो आपका जो एवरेज कॉस्ट कर्व है मॉडर्न थ्योरी में वो आपका वेरिएबल के सिमिलर जाएगा, और ये जो चीज़ है ये आपका यहाँ पे कम हो जाएगा, ये डिफरेंस। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व देख लेते हैं। तो मार्जिनल, आपको ध्यान होगा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमेशा आपका वेरिएबल कर्व के नीचे रहता है, और अगर वेरिएबल कॉस्ट कर्व आपका गिर रहा है तो ये भी गिरता है, और फिर बढ़ना शुरू होता है तो वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ट्रेडिशनल में ध्यान है आपको। तो यहाँ पे देखिए, ये गिर रहा है तो आपका ये भी गिर रहा है। अब इस पॉइंट पे आके जब ये आपका समतल हो गया, ठीक है, रिजर्व कैपेसिटी की वजह से, तो आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी यहाँ पे समतल हो गया इसी के साथ में। अब ये बढ़ना शुरू हुआ आपका वेरिएबल का, और आपको ध्यान होगा मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ना शुरू हो जाती है, लेकिन उससे तेज़ी से बढ़ती है। तो देखिए, ये उससे पहले ही तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया। तो इस तरह से आप अपना मार्जिनल कॉस्ट कर्व शो करोगे, वेरिएबल कॉस्ट कर्व शो करोगे, एंड आपका इसी के सिमिलर ही जाता है, वेरिएबल के सिमिलर ही जाता है आपका कॉस्ट कर्व भी। लेकिन आपको ध्यान रखना है इस गैपिंग का, शुरू में ये ज़्यादा होता है और जैसे जैसे आगे बढ़ता है ये गैप यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। ये जो ए पॉइंट दिख रहा है, ये ए कर्व है आपका SAC कर्व, बी कर्व है आपका ये SABC कर्व,
एंड सी कर्व है ये आपका, सी वाला कर्व है आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। इन सबको कंबाइंड दिखाएंगे तो इस तरह से दिखाएंगे हम। अब हम पहुंचते हैं अपने एवरेज कॉस्ट कर्व पर। चलिए अब हम फिर से वापस आ गए अपने थर्ड पॉइंट पर ही। तो आपको अब ये स्लोप बिल्कुल क्लियर होगा कि वेरिएबल की तरह ही ये एक पॉइंट से यहाँ पे घटना शुरू होता है, फिर रिजर्व कैपेसिटी की वजह से समतल हो जाता है एंड देन फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है एक साथ। तो आपका एसएसी कर्व किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, तो आज हमने अपनी इस वीडियो में मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स को डिस्कस कर लिया है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स को मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।